इसके बाद डेट आती है 13 सितंबर 2008। इस दिन ज़कीउर रहमान लखवी जो है इनको आके बताता है कि 27 सितंबर 2008 को रोजा है और इसी दिन अटैक किया जाएगा। 10 के 10 ये जितने भी लड़के थे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अभी अटैक करेंगे। लेकिन होता क्या है कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया का जो रॉ था उसको कुछ इंटेल मिलता है, जिसकी वजह से जगह जगह पे छापे पड़ने लग रहे थे। मुंबई और दिल्ली जो था ये रेड अलर्ट पे था। तो ये सारी न्यूज देख के लश्कर की जो लीडरशिप थी ये डिसाइड करती है कि जो 27 सितंबर की डेट है ये फिजिबल नहीं है, तो इस डेट को ये लोग अटैक करना कैंसिल कर देते हैं। और ये अटैक कैंसिल होने के बाद ये जितने 10 के 10 लड़के थे इनको अजीजाबाद में ही रखा जाता है और ये सारे लोग बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि अगली डेट कब आएगी और ये अटैक करने जाएंगे। अब इसके बाद 21 नवंबर 2008 को लखवी दोबारा आता है और इनको अनाउंस करता है कि 26 नवंबर 2008 को ये लोग जाके मुंबई पे अटैक करेंगे। तो 21 तारीख को ये बताया जाता है और उसके नेक्स्ट डे 22 नवंबर 2008 को मॉर्निंग में 10 लड़कों को लेके जो लखवी था ये सी के पास पहुंच जाता है। इनको इंडियन कपड़े दिए जाते हैं, हाथ में कलावा पहनाया जाता है, इंडियन फोन्स और सिम दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इंडिया जाके ही खोलना है। कुछ कैश दिया जाता है ताकि वहां पे जाके टैक्सी वगैरह कर सके, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दिए जाते हैं, जीपीएस, सैटेलाइट फोन सब दिया जाता है इनको। फेक आईडीज भी दी जाती है इनको, ये इनकी फेक आईडीज और डिटेल्स हैं। और ये सारी चीजें देने के बाद लास्ट में इनको ये भी बोला जाता है कि वहां पे जब आप जाओगे तो बहुत भीड़ मिलेगी, तो ये मत सोचना कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है, सबको मारने की कोशिश करना और कोशिश करना कि अंग्रेज अगर मिले तो उनको ज्यादा टारगेट करना। लेकिन जब होटल में जाना तो वहां पे मुस्लिम्स को छोड़ देना। और ये सारे इंस्ट्रक्शन देके ज़कीउर रहमान लखवी, जरार शाह, अबू हमजा और काफा इनको गले वगैरह लगा के 22 नवंबर 2008 को मॉर्निंग में 7 बजे रवाना कर देते हैं मुंबई पे अटैक करने के लिए। शुरू में एक छोटी सी बोट में बैठ के 1.5 घंटे तक सफर करते हैं। उसके बाद 9 बजते हैं और 9 बजे के करीब अल हुसैनी नाम का एक शिप आता है, उसमें ये सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं और इस अल हुसैनी शिप में पूरी रात बैठ के आगे बढ़ते रहते हैं। अब अगले दिन 23 नवंबर 2008 को 12 बजे इनको छोटी सी एक इंडियन बोट दिखती है दूर से ही। उस बोट का नाम था कुबेर। तो उसको ये हाथ हिला के इशारा करते हैं कि इनके इंजन की जो बेल्ट है वो निकल गई है, इनको हेल्प चाहिए। और जैसे ही बोट के अंदर जो फिशरमैन थे इनकी मदद करने आते हैं, ये उस बोट पे कब्जा कर लेते हैं। ये जो कुबेर बोट थी इस पे 4 लोग थे, जिसमें से 3 को ये मार देते हैं और जो मेन बोट चला रहा था जिसका नाम था अमरचंद, उसको ये अपने साथ रखते हैं डायरेक्शन वगैरह दिखाने के लिए। अच्छा, ये जो अमरचंद था इसकी भी एक कहानी है। ये 6 महीने पहले गलती से इसने इंडिया का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला गया था और 6 महीने वहां जेल काट के आया था। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि मे बी इसका भी कोई लिंक हो कि जब ये पाकिस्तान जेल में बंद था तो ये कब आता है, किस लोकेशन से आता है वो पता हो, क्योंकि ऐसा कोइंसिडेंस होना कि जो आदमी 6 महीने पहले बंद था उसी की बोट पकड़ना ये थोड़ा सा दिक्कत वाला था। इसमें एक चीज और थी कि 1993 में जो मुंबई का अटैक हुआ था उसमें भी जो आरडीएक्स आया था वो इसी रास्ते से आया था। तो इस एरिया में पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई थी, हेलीकॉप्टर वगैरह से भी पूरी निगरानी रखी जाती थी। लेकिन 2006 में ये जो पूरी एक्सरसाइज होती थी, जो पूरी मॉनिटरिंग होती थी इस एरिया की, वो बंद कर दी जाती है। इनफैक्ट अटैक से कुछ ही दिन पहले यूएस ने अल हुसैनी शिप के जो कोऑर्डिनेट्स थे पहले इंडिया को शेयर कर दिए थे कि कुछ होने वाला है कोस्ट पे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एम.के. नारायणन ने इंडियन नेवी के एडमिरल सुरेश मेहता और इंडियन कोस्ट गार्ड को इंटेल दिए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। तो देखिए फिर इसके बाद ये इंडियन बोट जिसका नाम कुबेर था, इस पे बैठ के कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहते हैं और डेट आती है 26 नवंबर 2008। दिन के 4 बज रहे थे और इन लोगों को दूर से ही मुंबई की जो बिल्डिंगें थी वो दिखने लगी थी। तो ये समझ जाते हैं कि मुंबई आसपास आ गया है। तो इनको डर था कि जो अमरचंद इन्होंने पकड़ के रख रखा है ये कोई हल्ला ना कर दे और कोस्ट गार्ड आ जाए, तो ये इसको भी मार देते हैं और मारने के बाद बोट के पीछे रख देते हैं। अब इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि ये जो कुबेर बोट थी इसको ये छोड़ देते हैं। E40JMHL ये मॉडल नंबर था। इस मॉडल नंबर की स्पीड बोट को पकड़ते हैं जिसका सीरियल नंबर 1020015 था और एज पर प्लान अपना इंडियन वाला मोबाइल ऑन करते हैं। हालांकि नेटवर्क उस समय नहीं आ रहे होते हैं और इसके बाद ये आगे मुंबई की तरफ बढ़ते रहते हैं और यहां से करीब 4 नॉटिकल माइल दूर था मुंबई इनसे। बोर्ड जो था वो इस्माइल चला रहा था और नजीर जो था वो जीपीएस से डायरेक्शन वगैरह देख रहा था। तो 1.5 घंटा इस स्पीड बोट को चलाने के बाद करीब 9 बज रहे थे रात के और ये मुंबई के बदवार पार्क कोलाबा के पास पहुंचते हैं। यहाँ पे एक फिशरमैन कॉलोनी थी। ये लोकेशन बहुत ही सोच समझ के डिसाइड की गई थी। एक तो यहाँ पे सैंड का जो स्लोप था पानी से वो सिर्फ 10 मीटर का था जिससे इनको उतरने में आसानी होती। दूसरा ये फिशरमैन कॉलोनी थी, चौल थी आसपास, तो उतरने के बाद इनके ऊपर ज्यादा शक नहीं होता। किसी ये पॉश इलाके में उतरते तो वहां पे शक ज्यादा होने के चांसेस थे। दूसरी चीज, जिस जगह पे उतरे थे वहां से थोड़ी दूर चलते ही मेन रोड आ जाती है जहां से 24 घंटे टैक्सी मिलती थी। और इस जगह से अगर आप अटैक्स की लोकेशन भी देखोगे, जैसे CST जिसको पहले VTS
वीटीएस स्टेशन भी बोला जाता था, वो 3.5 किलोमीटर था। ताज होटल 1 किलोमीटर था। लियोपोल्ड कैफे 900 मीटर पे था। तो बहुत ही सोच समझ के इस लोकेशन को डिसाइड किया गया था। अब यहां से प्लान ये था कि इस्माइल और कसाब जो कि पेयर 1 थे, ये सीएसटी स्टेशन, जिसको पहले वीटीएस स्टेशन भी बोला जाता था, वहां जाएंगे। शोएब और नाजिर अहमद ये लियोपोल्ड कैफे जाएंगे। जावेद और हफीज अरशद जो थे ये ताज होटल जाएंगे। इमरान बाबर और नासिर जो थे वो नरीमन हाउस जाएंगे। और फहदुल्ला और अब्दुल रहमान ये ओबराय होटल जाएंगे। तो देखिए, जैसे इनकी जो स्पीड बोट थी वो बदवार पार्क कुलाबा के पास पहुंचती है, तो इस पॉइंट से जो 8 आतंकी थे वो यहीं पे उतर जाते हैं और बाकी जो 2 आतंकी थे वो बोट पे ही बैठे रहते हैं। वो इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि इनको ओबराय होटल जाना था, तो टैक्सी की बजाय अगर ये उसी बोट को मोड़ के वहां से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए वो दोनों उसी बोट में बैठे रहते हैं। ये देखिए, बदवार पार्क जो है, इससे जो ओबराय होटल है वो इस साइड पड़ता है। तो ये दोनों इस बोट को पकड़ के ओबराय होटल की तरफ निकलते हैं। अब इसी टाइम पे इसी चौल के अंदर एक आदमी रहता था, भरत तमोरे। 9:15 पे ये ताज होटल का एम्प्लॉय था। तो जैसे ही ये अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, इसको एक बोट दिखती है जिसमें 8 लड़के 20 से 25 साल के उतर रहे होते हैं। बाकी के जो 2 थे वो उसी बोट पे रहते हैं। ये इन लड़कों को रोक के पूछता भी है कि कहाँ जा रहे हो। कुछ बोलते हैं कि हम स्टूडेंट वगैरह हैं, लेकिन उसी बीच में कसाब थोड़ा चिल्ला के बोलता है कि अपने काम से मतलब रखो। और आगे चल के भरत तमोरे जो थे, इन्होंने समझदारी भी दिखाई। इन्होंने पुलिस को भी बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग उतरे हैं, लेकिन पुलिस उस टाइम इतना सीरियसली नहीं लेती है। अगर उसी टाइम पे पुलिस वगैरह आ गई होती तो शायद ये अटैक रुक भी सकता था। तो अब इसके बाद आगे चल के ये 8 के 8 मेन रोड पकड़ते हैं और अपने अपने टारगेट के लिए निकलते हैं। इमरान बाबर और नासिर जो थे, इनका टारगेट नरीमन हाउस था, ये काफी पास में था, तो ये पैदल निकलते हैं उधर की तरफ। शोएब और नाजिर अहमद जो थे, ये टैक्सी लेके लियोपोल्ड कैफे की तरफ निकलते हैं और इनके जस्ट पीछे टैक्सी पकड़ के हाफिज और जावेद जो थे वो ताजमहल की तरफ निकलते हैं। और लास्ट पेयर जो था, कसाब और इस्माइल खान, ये टैक्सी पकड़ के निकलते हैं सीएसटी स्टेशन की तरफ। और जब ये टैक्सी पकड़ते हैं तो इस्माइल आगे बैठता है, पीछे की तरफ कसाब बैठता है। और इस्माइल जो है, जो ड्राइवर था उमेर, उसको बातों में लगाता है और पीछे बैठ के कसाब बॉम्ब में 9 वोल्ट की बैटरी सेट कर देता है। उसमें टाइमिंग सेट कर देता है 1 घंटा 15 मिनट की, और ड्राइवर की सीट के नीचे वो बम लगा देता है। अब इसके 16 से 17 मिनट बाद ही जो टैक्सी थी वो सीएसटी स्टेशन के पास पहुंच जाती है। इस्माइल और कसाब उतरते हैं। अब इनको छोड़ के टैक्सी आगे जाती है और कुछ टाइम बाद लक्ष्मी नारायण गोयल जो थे वो इस टैक्सी को लेते हैं। और जैसे ही टैक्सी विले पार्ले पहुंचती है, धमाका होता है। लक्ष्मी नारायण और उस्मान ड्राइवर जो था, उनकी जान चली जाती है और आसपास के लोग बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। और इधर ये जो कसाब और इस्माइल थे, करीब रात के 9:30 बज रहे थे। इस पर्टिकुलर टाइम पे ये सीएसटी स्टेशन पहुंच गए थे और पहुंचते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जो सीडी इन्होंने देखी थी, जो वीडियोस देखी थी, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन जब ये इस स्टेशन पे पहुंचे रात में तो बहुत ही कम भीड़ थी, जिसको लेके काफी गुस्सा भी हो गए थे और मोबाइल ऑन करके अबू हमजा को फोन मिला रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं था तो इनकी बात नहीं हो पाती है। उसके बाद भी ये लोग मन मार के अपना स्टेशन के अंदर घुसते हैं। सबसे पहले कसाब एक वॉशरूम देखता है, उसमें जाता है, बम वगैरह जो थे उसमें बैटरी लगा के उनको रेडी करता है। उसके बाद इस्माइल जो था वो वॉशरूम में जाता है, वो हथियार वगैरह रेडी करता है और वॉशरूम से बाहर निकल के आता है और दोनों रेडी होके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में अजमल जो था वो बंदूक से गोलियां चला रहा था और इस्माइल जो था वो एक बैग से हथगोले फेंक रहा था। जो लोग वहां से बच के निकले उन्होंने बताया कि गोली चलाते हुए अजमल पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे कि कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। पुलिस वगैरह भी इनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ये लोग गोलियों की बारिश कर देते थे, उनके ऊपर हथगोले फेंक देते थे। तो इनको पता था कि पुलिस के पास जो हथियार है वो इनसे जीत नहीं पाएगी, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। और इसी टाइम पे विष्णु दत्ताराम अनाउंसमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं स्टेशन के ऊपर कि सारे पैसेंजर अपनी जान बचा के बाहर निकल जाएं इस स्टेशन से और खाली कर दें इसको। इस्माइल और कसाब ये दोनों 9:30 बजे के करीब इस सीएसटी स्टेशन में घुसे थे और 10:45 तक 6 मैगजीन इन्होंने खाली कर दी थी और एक बैग खत्म कर दिया था ग्रेनेड का। इसके बाद पूरा सीएसटी स्टेशन जो था वो खाली हो गया था। 58 लोगों की जान चली गई थी, 104 लोग घायल हुए थे और 8 पुलिस ऑफिसर जो थे वो शहीद हो गए थे। अब इसके बाद ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से फुटब्रिज पकड़ के बाहर निकलते हैं बदरुद्दीन तयाबजी मार्ग पे। पहले टैक्सी ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मिलती है। कार पार्किंग में जाते हैं, वहां पे कार खोलने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं खुलती। और जब कुछ भी काम नहीं करता है तो ये पैदल उसी रोड पे चलने लगते हैं। तब तक पुलिस पीछा करते करते आ जाती है, इनके ऊपर काफी हैवी अटैक करती है। तो ये लोग भाग के ऑपोजिट डायरेक्शन में कामा हॉस्पिटल था उसकी बाउंड्री में घुस जाते हैं। करीब 10:50 का टाइम था और ये लोग उसी बाउंड्री पे चढ़ जाते हैं। उसी बाउंड्री से चढ़ के ये लोग पुलिस के ऊपर अटैक
करते हैं, गोलियां मारते हैं, बारूद फेंकते हैं और पुलिस को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शुरू के 3 घंटे तो पुलिस यही सोचती रही कि शायद ये गैंग वॉर है। अब ये जो इस्माइल और कसाब थे ये कामा हॉस्पिटल में घुस तो गए थे, लेकिन शुरू में इनको पता नहीं था कि ये हॉस्पिटल है। और फिर बाद में ये कामा हॉस्पिटल पे बोर्ड वगैरह देखते हैं। ये जो हॉस्पिटल था ये वुमेन और चिल्ड्रन के लिए था, तो इनको दूर से ही बच्चों के रोने की आवाज, औरतों के चीखने की आवाज आ रही थी। तो ये सुन के ही कामा हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी उसके फ्लोर पे चढ़ने लगते हैं। अब क्योंकि कामा हॉस्पिटल जो था वो इनके प्लान में नहीं था, इसका ना तो कोई मैप था इनके पास, ना कोई डिटेल थी, तो ये रैंडम जगह जगह पे घुस के सबको मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पे एक चीज अच्छी हुई थी कि सारे लोगों ने मिलकर लॉक लगा दिया था, सारे गेट लॉक कर दिए थे और लोहे के जो गेट थे लॉबी के वो भी लॉक कर दिए थे और लाइट जो थी वो बंद कर दी थी। करीब 1 घंटे तक ये दोनों उसी हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होके हॉस्पिटल की जो दीवार थी उससे कूद के साइड वाली रोड पे आ जाते हैं। इनको समझाया गया था कि सीएसटी स्टेशन पे अटैक करने के बाद इनको मालाबार हिल पे पहुंचना था और वहां पे अटैक करना था। तो ये ट्राई कर रहे थे कि कुछ गाड़ी वगैरह पकड़ के वहां तक पहुंचे, लेकिन रोड पूरी तरीके से खाली थी और रात का टाइम भी था और अंधेरा था, तो ये लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। इधर पुलिस कंट्रोल रूम से हेमंत करकरे जी जो कि मुंबई एटीएस के हेड थे, उनको कॉल आता है कि ऐसा ऐसा अटैक हो गया। तो उस टाइम पे वो खाना खा रहे थे। वो अपने साथ एसीपी अशोक कामते, विजय सालस्कर जी, इनके साथ सीएसटी स्टेशन पहुंचते हैं। फिर वहां से ही वायरलेस पे इनको पता चलता है कि कामा हॉस्पिटल के साइड वाली जो गली है वहां पे 2 लोग बंदूक के साथ दिखे हैं जिन्होंने सीएसटी स्टेशन पे अटैक किया था। तो हेमंत करकरे जी व्हाइट कलर की कॉलेज गाड़ी उठाते हैं और जहां पे इंफॉर्मेशन आई थी कि कसाब और इस्माइल और ये 2 लोग देखे गए हैं उस तरफ निकल जाते हैं। ये जो व्हाइट कॉलेज गाड़ी थी, इस गाड़ी को विजय सालस्कर चला रहे थे, उनके बगल में हेमंत करकरे और अशोक कामते जी बैठे थे। और कॉलेज की जो पीछे वाली साइड थी वहां पे हेड कांस्टेबल अरुण यादव और उनके साथ 3 सिपाही और बैठे थे। अब जैसे ये कॉलेज गाड़ी उस एरिया में पहुंचती है, उधर से कसाब और इस्माइल भी इस गाड़ी को देख लेते हैं। ये झाड़ियों में छुप जाते हैं और जैसे ही गाड़ी पास में आती है उस पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। गाड़ी के अंदर से भी फायरिंग होती है और कसाब के दोनों हाथों में गोली लग जाती है। और उसके बाद कसाब और इस्माइल ये दोनों 2 मैगजीन उस पूरी पुलिस की गाड़ी पे खाली कर देते हैं। और इधर से पुलिस की जो बंदूकें थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। कुछ देर वेट करने के बाद इस्माइल और कसाब को जब लगता है कि अब कोई नहीं बचा है तो वो गाड़ी के पास जाते हैं। गाड़ी ये बहुत देर से ढूंढ रहे थे क्योंकि इनको गाड़ी पकड़ के मालाबार हिल जाना था। तो आगे ड्राइवर सीट जो थी वहां से ये दोनों हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालस्कर जी जो कि शहीद हो चुके थे उनको गाड़ी से बाहर कर देते हैं। गाड़ी के पीछे भी जाते हैं ताकि वहां के जो पुलिस वाले थे उनको भी बाहर कर सके, लेकिन पीछे का जो डोर था वो बंद था। तो ये उसको एज इट इज छोड़ देते हैं और ड्राइवर सीट पे बैठ के मालाबार हिल की तरफ निकल जाते हैं। इनको लगता है कि पीछे जितने भी सिपाही और वो हैं उनकी जान जा चुकी है, लेकिन गाड़ी में पीछे जो हेड कांस्टेबल अरुण यादव जी थे उनके कंधों पे गोली लगी थी, लेकिन उनमें जान थी। और बाकी जो सिपाही थे उनको जो गोली लगी थी उनकी जान चली गई थी, वो उनके ऊपर गिर गए थे। और साथ में योगेश पाटिल भी थे, उनमें भी जान थी लेकिन वो बेहोश हो गए थे। तो अरुण यादव जो थे वो कसाब और इस्माइल जो आगे बैठे थे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। इस्माइल गाड़ी चला रहा था, कसाब जो था वो रोडों पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। उस गाड़ी का टायर भी फट गया था, लेकिन वो लोग फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे। अरुण यादव जो थे वो सारी बात सुन रहे थे, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उनके हाथ से थोड़ी दूर पे ही रिवॉल्वर भी थी। उन्होंने एक बार को ये भी सोचा कि वो रिवॉल्वर उठा के कसाब और इस्माइल जो है उनके पीछे सर पे गोली मार दे, लेकिन उनके भी कंधे और पैर में गोली लगी हुई थी, तो वो चाह के भी उस बंदूक को उठा नहीं पा रहे थे। इसी बीच में योगेश पाटिल जी जो थे उनको गोली लग चुकी थी, वो बेहोश थे। उनकी जेब में मोबाइल पड़ा था, वो रिंग करता अचानक से। तो कसाब पीछे देखता और गोली चला देता और गोली की वजह से वो भी शहीद हो जाते हैं। अब ये जो गाड़ी थी इसका टायर एकदम खराब हो गया था, ये गाड़ी आगे चल नहीं पा रही थी और अपोजिट डायरेक्शन से एक स्कोडा कार जिसका नंबर था MS02 JP1276 गाड़ी आ रही थी और उसमें समित विजय जो थे वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे। इन दोनों ने बंदूक की नोक पे उनको रोका, उनसे कार लेते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जल्दी जल्दी में उस फैमिली पे ये लोग गोली मारना भूल जाते हैं। और जब ये लोग गाड़ी चेंज कर लेते हैं उसके बाद अरुण यादव फोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में कि इस रोड से 2 आतंकी अभी अभी निकले हैं। अब पुलिस क्या करती है कि इस रोड पे चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा देती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग लगाती है। अब जैसे इस्माइल और कसाब इस बैरिकेडिंग के पास पहुंचते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि बैरिकेडिंग जो है ये कार से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कार वहीं अटक जाएगी। लेकिन उसके बगल में ही एक डिवाइडर था जिसकी लेंथ छोटी थी, तो इस्माइल सोचता है कि उस डिवाइडर से निकलने की कोशिश करता है वो, लेकिन निकल नहीं पाता है और वहीं डिवाइडर में उसकी गाड़ी फंस जाती है। और जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे फंसती है डिवाइडर पे, पुलिस वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कसाब बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे तुकाराम ओमले जी जो कि आर्मी से रिटायर होके मुंबई पुलिस में ASI बने थे, उन्होंने उसको पकड़ा, लेकिन कसाब ने उसी टाइम पे गोली चला दी और वो शहीद हो जाते हैं। यहां से पुलिस कसाब और इस्माइल को पकड़ के हॉस्पिटल ले जाती है। इस्माइल तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही मर जाता है, लेकिन कसाब जो था वो जिंदा पकड़ा जाता है।